नमस्कार स्टूडेंट्स, कल हमने लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और उसके टॉपिक को लगभग कंप्लीट किया था। एक लास्ट टॉपिक है कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट रिलेशंस जो है, कांस्टेंट रिलेशंस क्या है? देखिए, जब कोई बॉडी दो या दो से ज़्यादा बॉडी इस तरह से जुड़ी हों कि वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रिंग्स के साथ हों, अटैच हों, उस केस में हम उनके एक्सेलरेशन का रिलेशन चेक करते हैं। ऐसे इस तरह से बॉडी जब जुड़ी होती हैं तो उन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पुली है, ये फिर से एक पुली है, ये फिर से एक पुली है, ये फिर से एक पुली है, यहाँ पर कोई ब्लॉक जुड़ा है m मास का, ये कोई ब्लॉक है m1, ये कोई ब्लॉक है m2, ये कोई ब्लॉक है m3। कुछ इस तरह से ब्लॉक्स जुड़े हैं। अगर मैं इनके एक्सेलरेशन के रिलेशन की बात करूं, इनका एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन होगा, तो उस केस में हम मान लेते हैं कि ये नीचे को जा रहा है, राइट। ये नीचे को जा रहा है, मान लीजिए A1 से, ये मान लो ऊपर को जा रहा है A2 से, ये भी ऊपर को जा रहा है किससे? A3। अब अगर हम इनके रिलेशंस की बात करें तो हम टेंशन से चेक करते हैं। किसी भी पॉइंट पर वर्क डन बाय टेंशन जो होगा, सम ऑफ वर्क डन बाय टेंशन शुड बी वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। वर्क को हम क्या लिखते हैं? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं फोर्स टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट का समेशन ऑलवेज क्या होगा? 0। टेंशन कांस्टेंट है, अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हो तो आप लिख सकते हैं T डॉट V इक्वल टू 0 हो। अगर फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो T डॉट A आप क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो। ये इनका रिलेशन होगा, ओके। अब पहले सबसे काम क्या, आपको टेंशन देनी है। इसमें टेंशन कहाँ कैसे होगी इसको चेक करें। मान लो यहां पर टेंशन T है तो डेफिनेटली यहां भी टेंशन क्या होगी? TT होगी। यहां टेंशन क्या हो जाएगी? TT से कितना आ जाएगा? 2T। और इधर भी टेंशन क्या होगी? 2T। ये टेंशन फिर से T है, ये भी टेंशन T है, ये भी T है, ये भी T। यहां पर TT से कितना आया? 2T। और इधर भी कितना है? 2T। तो इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा? TT वापिस आ जाएगी। ये T और T मिलकर क्या हुआ? 2T हुआ ना। यहाँ T और T मिलकर ये दोनों सेम ही है, 2T। तो इसका मतलब ये भी क्या है? TT है। कोई कंफ्यूजन? किसी भी पॉइंट पर जब आप देखते हैं टेंशन पुली के लिए, तो अगर इधर T1 T2 डिफरेंट टेंशन भी है तो इधर वाली में टेंशन क्या होती है? ऑलवेज T1 प्लस T2 होती है। ये ध्यान रखना ऑलवेज, ओके। तो यहां पर अपने पास ये रिजल्ट्स आ गए। अब जहां जहां आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है वहां वहां आप टेंशन के साथ उसका रिलेशन चेक करोगे। यहां देखिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, तो इसका क्या आ गया? TA1 cos 180, राइट। यहां से देखिए एक्सेलरेशन ऊपर को है, टेंशन ऊपर को है, तो 2T82 cos 0 प्लस यहां पर देखिए एक्सेलरेशन ऊपर को है और टेंशन भी ऊपर को है, तो TA3 cos 0 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? TT कैंसिल हो जाएगा, माइनस A1 प्लस 2 A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, या कह सकते हैं A1 इक्वल टू 2A2 प्लस A3, इसका रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो आपको कोई भी एक्सेलरेशन दिया होगा, इस तरह से आपने उनका रिजल्ट निकाल लेना है। सिंपल सा पॉइंट और बोलूं मैं यहां पर, मान लीजिए ये रहा कोई
इनक्लाइन सॉरी कोई प्लेन था, यहाँ एक पुली लगी हुई है, उस केस में ये आपके पास कोई बॉडी है, मास m है, ये कोई पुली थी आपके पास, और ये आपके पास कोई इधर एक ब्लॉक था, राइट। ये m1 है मान लीजिए, ये m2 है। उस केस में अगर मैं इनके एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये एक्सेलरेशन a1 है, ये एक्सेलरेशन a2 है। ओके, आपको a1 a2 पता करना है। यहां से देखें, इस पर टेंशन मान लो T है, तो ये भी टेंशन T होगी, ये टेंशन भी क्या होगी T, इधर भी T होगी, इधर भी T होगी, और ये भी। कोई कंफ्यूजन? ये सब टेंशन क्या है, TT है। अगर ये सब टेंशन TT है तो यहां पर टेंशन क्या हो जाएगी आपके पास, 2T हो जाएगी। अगर ये टेंशन 2T है तो ये टेंशन भी क्या होगी, 2T हो जाएगी। क्लियर? अब इन दो एक्सेलरेशन का आपने रिलेशन पता करना है। यहां देखिए टेंशन 2T है, एक्सेलरेशन a1 है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2T a1 cos 0। यहां बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप लिख सकते हैं T a2 cos 180 और इक्वल टू क्या है, 0। TT कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 2a1 और माइनस a2 इक्वल टू 0। इसका मतलब a2 इक्वल टू क्या होगा, 2a1 होगा। ये इनका रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? जहां भी आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन देखना है, आपको T डॉट A का सम 0 कर देना है। टेंशन देख ली, इसमें T T T T T T, तो यहां क्या हो गया, TT 2T, तो यहां 2T, यहां टेंशन 2T, एक्सेलरेशन a1, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो 2T a1 cos 0। यहां एक्सेलरेशन a2, टेंशन T, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, T a2 cos 180 इक्वल टू 0। तो आपके पास 2a1 माइनस a2 इक्वल टू क्या हो गया, cos 180 माइनस होता है, माइनस a2 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a1 आ जाएगी। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर हमारे पास इसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे अपन, ये m2g है, इसके लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 2T है, एक्सेलरेशन a1 है, तो क्या लिखेंगे, m1 a1 इक्वल टू 2T1, 2T, ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी। यहां से देखेंगे क्या होगा, m2 a2 इक्वल टू m2g माइनस T, ये 2 नंबर हो गए। मैं यहां से T की वैल्यू यहां पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं m2 इंटू 2a1, काय को a2 की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2a1 थी, तो आपने क्या लिखा, m2 2a1 इक्वल टू क्या है, m2g। T की वैल्यू यहां से रखेंगे माइनस m1 a1 बाय 2, आपके पास क्या हो गया, ये 4m2 a1, 2 से प्रोडक्ट कर दिया, प्लस m1 a1 इक्वल टू 2m2g, तो आपके पास a1 कितना हो गया, 2m2 बाय m1 प्लस 4m2 इंटू, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये एक्सेलरेशन है तो टेंशन क्या हो जाएगी, a2 क्या हो जाएगा, a2 आप लिख सकते हैं क्या होगा, 2a1, तो क्या होगा 4m2g बाय m1 प्लस 4m2। ओके, और यहां से टेंशन T क्या हो जाएगी, T इक्वल टू m1 a1 बाय 2। ओके, m1 a1 बाय 2, तो m1 a1 बाय 2 का मतलब क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आया, m1 m2 बाय m1 प्लस 4m2 इंटू जी, ये आपके पास क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। मेरी बात क्लियर?
तो जब भी कांस्टेंट मोशन होगी उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको इस तरह से रिजल्ट निकालना है उसका कि उसके एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने के लिए टी डॉट ए को 0 करेंगे, उसके बाद आप उसका एक्सेलरेशन निकाल लोगे, नॉर्मल इक्वेशन रखते हुए टेंशन डिफाइन कर लोगे। जैसे और एग्जांपल देखिए, ऐसे मान लीजिए आपके पास ये कोई ब्लॉक दिया हुआ है, ये 2 ब्लॉक है, और ये ब्लॉक आपस में जुड़े हुए हैं। ये कोई पुली लगी थी, यहां से कुछ इस तरह से जुड़े हुए, कुछ ऐसा ब्लॉक है मान लीजिए। ये सिस्टम मूव कर रहा है, ओके। आपको अगर m1 का एक्सेलरेशन दिया है a, तो आपसे m2 का एक्सेलरेशन पूछ सकता है। इस तरह से अगर आपको m1 का एक्सेलरेशन दे रखा है, ये एक्सेलरेशन आपके पास इस डायरेक्शन में a है, और इसका एक्सेलरेशन आपसे पूछ सकता है क्या हो। देखिए यहां सबसे पहले आप टेंशन की बात करोगे, ये मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में। यहां मूव सिर्फ कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है, जिस पर ऊपर को टेंशन T है। सॉरी, ये टेंशन है, यहां टेंशन क्या है 2T, यहां टेंशन क्या है 2T, यहां टेंशन क्या है 2T। अब मूवेबल बॉडी कौन कौन सी है, एक तो M2 है और एक कौन है M1, दो ही मूवेबल है। अब इनकी मोशन कैसी है, ये इधर को मूव कर रहा है कितनी टेंशन के साथ 2T 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 40 ना, ये इधर को मूव कर रहा है कितनी टेंशन के साथ T के साथ। तो आप लिख सकते हैं TA cos 180 प्लस 6T A2 cos 0 इक्वल टू क्या होगा 0। 6T cos 0 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में और टेंशन भी इसी डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हैं -a प्लस 6A2 इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/6। मेरी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए और देखिए कि ऐसा ही एग्जांपल एक और देखो। मान लीजिए आपके पास अब यहां पर इसी क्वेश्चन में वो वैल्यू पूछ लेता कि वैल्यू क्या होगी। ये आपके पास कोई स्मूथ सरफेस है, राइट। स्मूथ सरफेस पर डाउनवर्ड क्या लग रहा है m1g ना, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है नॉर्मल, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। तो इसका कंपोनेंट क्या आया m1g sin थीटा। आप इस यहां से इक्वेशन क्या लिख सकते हो, m1a इक्वल टू m1g sin थीटा माइनस t। कोई कंफ्यूजन? यहां से देखें 2t 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 6t है ना, तो आप लिख सकते हैं m2 a2 इक्वल टू 6t। a2 को आप क्या लिखते हैं a/6 लिखते हैं, तो ma/6 m2 a/6 इक्वल टू 6t, या t की वैल्यू क्या आ जाएगी m2 a/36। कोई कंफ्यूजन? इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं तो 1 नंबर से क्या आ जाएगा मेरे पास
1 नंबर से आ जाएगा m1a इक्वल टू m1g साइन थीटा माइनस m2a बाय 36। तो आपके पास फाइनली क्या आया 36 m1 प्लस m2a। मैंने 36 से मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 36 बन गया, ये 36 कैंसिल हो गया, इधर आकर ऐड हो गया, इक्वल टू 36 m1g साइन थीटा। ओके, देन a इक्वल टू क्या हो गया 36 m1g साइन थीटा बाय 36 m1 प्लस m2। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? यहां से आप t निकाल सकते हो। t क्या था आपके पास, t इक्वल टू यहां से कह सकते हैं m2a बाय 36। तो a की वैल्यू रखोगे तो उस केस में आपके पास क्या आ गया, यहां से a की वैल्यू रखोगे या a बाय 36 की वैल्यू ये हो जाएगी, तो आपके पास होगा m1 m2g साइन थीटा ओवर 36 m1 प्लस, ये आपके पास टेंशन हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देखिए ऐसे, मान लीजिए आपके पास एक प्लैंक है इस तरह से, ये देखिए ये कोई प्लैंक है, तो इससे कोई ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ये कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये आपके पास इस तरह से जुड़े हुए। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं यहां से इनकी एक्सेलरेशन की, मान लो ये A1 से नीचे जा रहा है तो ये A2 से ऊपर जा रहा है। आपसे पूछा जाए कि फाइंड द A1 एंड A2, तो सबसे पहले अपने को A1 और A2 का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 कैसे करेंगे? बाय कांस्टेंट मोशंस या कांस्टेंट इक्वेशंस। आपको पता है हमने पढ़ा है कि टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। हम इसमें टेंशन देखेंगे टी हर पॉइंट पर क्या आएगी, टी आएगी, ऊपर भी आएगी, मैं नहीं ले रहा। तो यहां टी क्या आया 2t, यहां टी क्या आया 2t, राइट? तो यहां से आप कह सकते हैं क्या TA1, t कितना है, t 2t 5t और है अपोजिट, तो 5ta1 cos 180 ना, प्लस ये दोनों सेम है तो ta2 cos 0 इक्वल टू क्या हो गया, टी कैंसिल हो गया तो -5a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a1 हो जाएगा। इस ब्लॉक के लिए देखें नीचे को इसका वेट लगेगा कैपिटल mg, इसके लिए मैं कह सकता हूं m इंटू a इक्वल टू mg माइनस 5t, ma1 इक्वल टू mg माइनस 5t हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां से देखें तो नीचे को क्या है mg, आप यहां से कह सकते हैं ma2 इक्वल टू t माइनस mg। कोई कंफ्यूजन? अगर मैं यहां से इसको 5 से प्रोडक्ट करूं तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5ma2 5t 5mg। कोई कंफ्यूजन? हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते क्या होगा, 5t से 5t कैंसिल, तो ma1 प्लस 5ma2 इज इक्वल टू mg माइनस 5mg। हमें पता है a2 क्या था, 5a1 था, तो मैं a2 की जगह पर a2 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 5a1 का मतलब
m प्लस 25m इंटू A1 इक्वल टू m माइनस 5m इंटू G। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ गया? और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 8-2 का रिजल्ट निकाल लोगे। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही और एग्जांपल देख सकते हैं हम। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक रॉड दी है जो दो स्मूथ है और दो रिजिड स्पॉट के बीच में है। यहां एक रिंग है जिसका मास स्मॉल m है। ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहां एक पुली है और ये इसके ऊपर से क्या है, कैपिटल M मास से बंधा हुआ। ये डेफिनेटली नीचे को आएगा A2 से और ये इधर जाएगा A1 से। When the angle between rod and string is theta, then find the value of A1 and A2। आपको A1 पता करना है और दूसरा आपको A2 पता करना है। कब? When string makes an angle theta with rod। अब यहां से देखें अगर अपन, तो ये रिंग है जो ये कुछ ऐसी सिचुएशन में होगा, जस्ट इसके साथ होगा, यहां से इस पर नॉर्मल लगे। इसके लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे को इसका mg लग रहा है, ऊपर को नॉर्मल लग रहा है। फ्रिक्शन है नहीं, ये रॉड क्या है, स्मूथ है। तो स्मूथ होने के कारण कोई फ्रिक्शन तो होगा नहीं। इस पर एक टेंशन लगेगी इधर को T, और ये टेंशन T लगी इधर को, ये भी टेंशन T, और नीचे को क्या लगेगा, mg। ये इसके फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगर हमें इसका रिलेशन पता करना है तो मैं T डॉट A करूंगा, ये इधर को A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है। ओके, तो आप कह सकते हैं T और A, इस पॉइंट पर टेंशन T है, इसी पॉइंट का देखना है, तो T A1 में एंगल थीटा है, तो क्या लिखेंगे, T A1 cos थीटा। यहां से देखें T और A 180 पर है, तो प्लस T A2 cos 180 और इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं A1 cos थीटा इक्वल टू A2, A1 cos थीटा इक्वल टू A2। अब देखिए हम इनके फ्री बॉडी डायग्राम से, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से यहां से देखें MA2 इक्वल टू mg माइनस T। ये मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर। ओके, यहां से देखें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक T साइन थीटा होगा और एक इस पर इधर को होगा T, और ये cos थीटा ही इसको मोशन कराएगा। तो आप लिख सकते हैं MA1 इक्वल टू T cos थीटा। अब आपको इनका रिलेशन पता है, आप A2 की जगह पुट कर सकते हैं A1 cos थीटा। तो आपके पास क्या आएगा, MA1 cos थीटा इक्वल टू, या कोई भी कर सकते हैं, उसको बार बार लिखने से अच्छा इसी को लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू लिख लेंगे, इस cos को भी इधर लेंगे, MA2 बाई cos थीटा, और एक ये वाला cos आ जाएगा, मतलब T इक्वल टू हो गया MA2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो आपके पास MA2, इसको इधर लाएंगे, प्लस MA2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg। तो आपके पास A2 क्या हो गया, mg cos स्क्वायर थीटा बाय m cos स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल m हो जाए। ये आपके पास A2 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, और A2 को अपन क्या लिखते हैं, A1 cos थीटा लिखते हैं। तो A1 क्या हो गया, A1 बाय cos थीटा हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास क्या हो गया,
mg cos थीटा बाय m cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो इस तरह से कांस्टेंट मोशंस होती हैं, उनमें रिलेशंस आपको देखने। और एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल और देखिए, काफी आसान एग्जांपल है। जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग जुड़ी है, उस केस में हम कैसे देखेंगे इनको। मान लीजिए मेरे पास ये पुली है, ये दो ब्लॉक हैं, ये सेम मास है, ये कोई दूसरा मास है। क्लियर? अब देखिए, ये एंगल कोई थीटा है, ये नीचे को एक्सेलरेट हो रहा है मान लो, या नीचे को v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका ऊपर को एक्सेलरेशन पूछा है। अब देखो, चाहे इधर की बात करो चाहे इधर की बात करो, टेंशन सेम रहेगी। उस केस में आप कह सकते हैं कि ये t है, ये भी t है, ये t है, तो ये भी t। अब इस t का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है और t इधर है, तो एक तरफ से देखेंगे, इन दोनों के लिए आप क्या लिख सकते हो, t a डैश कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये a डैश था, ये t था, दोनों में एंगल थीटा है। यहां से देखेंगे टी ए क्या लिखोगे, cos 180। ओके, एक का रहने दो, क्योंकि इसका फिर लिखोगे फिर वही बनेगा। ये t है, टी ए डैश कॉस थीटा, फिर इधर से t माइनस ए बनेगा, वो 2 आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, सिंगल टाइम लिख लीजिए। ये t कैंसिल हो गया, आपके पास a डैश कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a डैश की वैल्यू क्या होगी, a बाय कॉस थीटा हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? ऐसे देखिए नेक्स्ट, इसका एक मेथड और है, अगर आप इसे करना चाहो तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, देखिए, ये मान लो मेरे पास x है, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, ये इतनी हाइट आपके पास मान लो y है और ये लेंथ l है, तो आप लिख सकते हैं ना कि l स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2l dl बाई डी टी इक्वल टू 0 प्लस 2y dy बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया। dl बाई डी टी इसके चेंज होने की रेट है, इसके कम होने की रेट जो इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, आप लिखोगे lv इक्वल टू y, इसके चेंज होने की रेट को इसकी वेलोसिटी लिखोगे v डैश, तो आप लिख सकते हैं v डैश इक्वल टू l बाय वाई वी। y बाय l को हम cos लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, v बाय cos। अगर हम एक बार एक्सेलरेशन डिफरेंशियल और कर दे तो a डैश क्या होगा, a बाय कॉस थीटा हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? आप इस मेथड से भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, इसके अलावा एक और कंसेप्ट देखिए, अगर आपके पास कोई रॉड हो, मान लीजिए कोई रॉड है और उसको आपने स्मूथ सरफेस पर रखा है, उस केस में उसके दोनों एंड के अंदर क्या रिलेशन रहेगा, वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन। मान लीजिए आपके पास ये कोई रॉड है जो एक्स वाई में कुछ ऐसे रखी है, इसके दो एंड हैं, एक ए है दूसरा बी, ये एंगल थीटा है, ये आगे को स्लाइड कर रही है। मान लो इस एंड की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वीए है और इस एंड की वेलोसिटी डाउनवर्ड आपके पास क्या है, वीबी है। तो हमें वीए और वीबी का रिलेशन पता करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वीए एंड वीबी।
तो देखो इस टेंशन, इस रॉड के अलोंग टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां से जब मैं इसका एंगल देखता हूं तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, ये हो गया ना, ये कितना है 180 माइनस थीटा। यहां पर एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो जब आप इसके लिए चाहे टी डॉट ए करें चाहे टी डॉट वी करें, बात एक ही। तो टी वी ए कॉस 180 माइनस थीटा प्लस यहां से देखें टी वी बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। टी टी कैंसिल हो गए, कॉस 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं माइनस कॉस थीटा, तो माइनस वी ए कॉस थीटा प्लस, सॉरी ये थीटा नहीं है, ये 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस वी बी और साइन थीटा इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा इक्वल टू क्या है वी ए कॉस थीटा। तो वी ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी वी बी साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस को हम 10 लिखते हैं, तो वी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बी टेन थीटा आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा किसमें, वेलोसिटी एट एंड ए एंड बी एंड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपके पास कोई दो इनक्लाइंड प्लेन हो और वो आपस में कांटेक्ट में हो, तो उस केस में हम उनके अंदर रिलेशन कैसे निकालते हैं, हम उनकी बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई दो प्लेन है, जैसे ये रहा, जैसे ये कोई रिजिड स्पॉट है, इसकी हेल्प से एक यहां और प्लेन है जो इसके कांटेक्ट में। ये मान लो इधर को जा रहा है वेज, तो ये डेफिनेटली किधर जाएगा, ऊपर को जाएगा, क्योंकि जब इधर जाएगा तो ये ऊपर को ऑलवेज कांटेक्ट में रहता है। तो A1 और A2 में रिलेशन क्या होगा, देखिए इसका सिंपल सा फंडा है कि ये ऑलवेज एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे ना। अगर मैं कांटेक्ट पॉइंट पर देखूं, एक एक्सेलरेशन A1 था और दूसरा एक्सेलरेशन क्या था ऊपर को A2, वो कांटेक्ट में रहेगा तभी रहेंगे जब इस लाइन के अलोंग दोनों की मोशन सेम होगी। अगर किसी एक की मोशन इसके अलोंग ज्यादा हुई दूसरे की कम हुई तो वो कांटेक्ट टूट जाएगा। मेरी बात क्लियर? यहां से देखें, आपके पास इस केस में आप इसके कंपोनेंट्स लेकर देखें, और जब आप इसके कंपोनेंट लेंगे तो आपके पास, तो हम बात कर रहे थे यहां पर जो इनका कांटेक्ट पॉइंट है, इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का सेम होगा। ओके, तो आप यहां से देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वापस से क्या हो गया थीटा। इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया A1 कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब A1 साइन थीटा, और इसका इधर क्या हो गया A2 कॉस थीटा। तो ये दोनों एक्सेलरेशन सेम होंगे तभी उसका कांटेक्ट बना रहेगा। तो आप लिख सकते हैं A1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा A2 कॉस थीटा। तो A1 इक्वल टू A2 कॉट थीटा, इनका आपस में क्या हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो इस तरह से कांस्टेंट इक्वेशंस आपके पास आएंगी, उनके क्वेश्चंस को आपने कुछ इस तरह से करना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका मेनली लॉज ऑफ मोशन का पार्ट था, फ्रिक्शन हम अगले टेस्ट में पढ़ेंगे। ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस डिस्कस करा देता हूं, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ओके, और कोई टॉपिक अगर आपका रह गया हुआ तो वो भी अपन देख लेंगे। ओके, तो अभी हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे। कल हम मॉड्यूल के अंदर
क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज के कर रहे थे और फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने कल 30 तक क्वेश्चन कर दिए थे। ओके, आज हम 31st क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए 31st नंबर क्वेश्चन, 31st कह रहा है कि 2 masses of 5 kg and 10 kg are connected to a pulley as show what will be the acceleration of the system। आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन पता करना है। आपके पास ये एक पुली है जिसमें इसके साथ 5 kg मास जुड़ा हुआ है और ये आपके पास क्या है, 10 kg मास। ओके, इसके फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पर नीचे को 10G लगता है, इधर को नीचे को क्या लगेगा 5G। इसमें टेंशन T है, यहां भी टेंशन T है। अब 10G वाला एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। आप लिख सकते हैं अलग अलग दोनों का इक्वेशन बना सकते हैं। यहां से आप कह सकते हैं, सीधे देख लीजिए, एक्सेलरेशन देखना है, टेंशन कैंसिल टू टेंशन, टेंशन कैंसिल टू टेंशन। यहां इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है 10G, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है 5G। बाय टोटल मास आपके पास कितना है 10 + 5, तो आप लिख सकते हैं 5G / 15। आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा G/3 हो जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन G/3 हो। अगर इसमें टेंशन भी पूछ लेता तो आप टेंशन के लिए किसी एक इक्वेशन को देखोगे, 10A, इसको देखा आपने, 10A = 10G - T, तो T = क्या हो गया आपके पास 10G - 10A, तो आप लिख सकते हैं T = 10G - A, तो G/3, तो क्या हो गया 2G/3, तो 2G का मतलब 20G/3 हो जाएगा टेंशन। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, वन एंड ऑफ ए massless rope which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook while the other end is free. Maximum tension that the rope can bear 360 Newton. With what maximum safe value of acceleration can a monkey of 60 kg move down on the rope? देखिए आपके पास इस तरह से कोई एक पुली है, इसके ऊपर से कोई स्ट्रिंग है, वो कुछ ऐसे किसी पॉइंट से फिक्स है और इस पर एक मंकी हैंगी, राइट। अब देखिए इसमें मैक्सिमम टेंशन जो है वो कितनी आ सकती है T ना। आपको बताया है व्हेन मंकी मूव डाउनवर्ड देन टेंशन इज इक्वल टू T = mg - a ना, और टेंशन आपको मैक्सिमम दी है 360 = 60 × 10 - a, तो आपके पास ये कितना हो गया 6 आ गया, तो 10 - a = 6, तो a = क्या हो गया 10 - 6 = 4 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, a block of mass 4 kg is suspended through 2 light spring balances A and B, then A and B will read respectively। मैंने बताया था आपको, जब दो स्प्रिंग आपस में सीरीज में जुड़े हैं और मासलेस है, देन दोनों का वेट क्या रहेगा सेम, दोनों की रीडिंग सेम रहेगी, दोनों 4 kg ही मेजर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, 34 में इसने बोला है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लॉक्स शो इन द डायग्राम। आपके पास 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। इस पर फोर्स लग रहा है F। डायग्राम दैट आर बीइंग पुश्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल
all blocks move with the same acceleration, the net force on each block is same. देखिए किसी भी ब्लॉक पर नेट फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज। अगर ये इधर को एक्सेलरेट हो रहे हैं ए से, तो आप ए इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्स जो भी कोई है बाय नेट मास लिखोगे, कितना है 3 + 2 + 1 6। अब पहले ब्लॉक का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या, ए का नेट फोर्स क्या है 3a, तो मतलब F बाय कितना हो गया 2, B का नेट कितना है 2a मतलब F बाय 3, और C का कितना है अकेला A मतलब F बाय 6। इसका मतलब तीनों पर फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा पहली बात, और एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन के अंदर देखिए 35 क्वेश्चन में आपके पास बिक्कर दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इनमें से कौन से बिक्कर के लिए डायग्राम सही रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जब कोई भी बिक्कर लिक्विड से भरा है, ओके, उस केस में अगर ये कंडीशन है आपके पास, अगर ये मूव करने लगेगा ए एक्सेलरेशन से, तो डेफिनेटली पीछे की ओर शूडो लगने के कारण ये ऊपर की ओर जाने लगेगा। शूडो के कारण, या यूं कहें फ्री सरफेस पर जो भी कोई फोर्स होता है ना, उसके परपेंडिकुलर होगा, किसके, इसके प्लेन के नेट फोर्स। देख लो यहां पर mg इधर को होगा, इस किसी भी पॉइंट पर ma इधर को होगा, नेट फोर्स इनका रिजल्टेंट ये होगा, और ये फोर्स जो है ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ऑलवेज फ्री सरफेस पर क्या होगा, जो किसी भी पॉइंट पर नेट फोर्स होता है, जैसे यहां आप कोई मॉलिक्यूल ले लें कोई भी, उस पर नेट फोर्स नीचे को है जो इसके परपेंडिकुलर है, राइट। ऑलवेज नेट फोर्स ऑन एनी पार्ट या एनी मॉलिक्यूल, कोई पार्ट ले लें, एनी पार्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड या लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस। तो यहां फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ओके तो कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। अगर एंगल भी पूछ लेता कि कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल पूछ सकता है आपसे, तो आप कह सकते हो ये वाला एंगल, तो ये आपके पास 90 - थीटा होगा, ये वापस थीटा होगा, यहां से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो, क्योंकि ये MA है ये MG है, तो A/G आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास फर्स्ट स्टेज के क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं। ओके इसके बाद हम बात करेंगे आगे इसके सेकंड स्टेज की। फर्स्ट स्टेज में कल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा जो अपन का रह गया हो, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं बचा है इसमें। नेक्स्ट देखिए, आगे इसके क्वेश्चन जितने भी हैं वो फ्रिक्शन के हैं 36 से लेकर 50 तक, जो अपना अगले सिलेबस में आएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की। ओके सेकंड स्टेज के अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अब इस सेकंड स्टेज में देखिए, सेकंड स्टेज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। A satellite in force free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate dm/dt equal to alpha v, where m is the mass and v is the velocity of the satellite and alpha is a constant. What is the deceleration of the satellite? Deceleration पूछा है। देखो ये पीछे की ओर कोई डस्ट निकाल रहा है, किस रेट से निकाल रहा है, dm/dt इक्वल टू अल्फा वी। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, देखिए F इक्वल टू वी dm/dt आप लिख सकते हैं अल्फा वी स्क्वायर। उसके कारण रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन का मान पूछा है इसने, अगर एक्सेलरेशन कहता तो माइनस हो जाता, बाय m हो जाएगा। मेरी बात क्लियर, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर, क्या कह रहा है, 3 concurrent coplanar forces 1 Newton, 2 Newton and 3 Newton
acting along different directions on a body, 1, 2 or 3, right, can keep the body in equilibrium if 2 and 3 act at the right angle. Can keep the body in equilibrium if 1 and 2 are act at right angle. Cannot keep the body in equilibrium. Can keep the body in equilibrium if 1 and 3 act at an angle of acute. देखो, आपके पास अगर गौर से देखा जाए तो इस केस में 1, 2 और 3 तीन फोर्स है और तीनों को प्लेनर है और एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं। एक प्लेन में तीन फोर्सेस हैं 1, 2 और 3। उनमें से उसने कहा है कि अगर आपके पास दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट 2 के सम के बराबर होता है, और 180 होता है तो रिजल्टेंट a माइनस बी होता है। अब अगर वो दो राइट एंगल पर है, कौन, 1 और 2, ये मान लो राइट एंगल पर है, तो इनका रिजल्टेंट यहां कहीं होगा √5। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स 0 करने के लिए आपको यहां अपोजिट √5 लगाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कितना है, √5 नहीं है, 3 है, तो इसका मतलब आप उसे इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते। इनकी हेल्प से 0 फोर्स उस केस में नहीं ला सकते जब दो परपेंडिकुलर। अगर 2 और 3 परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा आपके पास, इनका रिजल्टेंट होगा 4 + 9 √13। इसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपोजिट आपको √13 चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है। कितना है, 1 है। तीसरा फोर्स कौन है, 1, तो पॉसिबल नहीं है। चौथे में 1 and 3 आर एट एन एक्यूट एंगल, ये 3 है, ये 1 है। एंगल कोई एक्यूट है। अगर एंगल 180 होता तो इनका रिजल्टेंट कितना होना था, इनका रिजल्टेंट 3 - 1 2 होना था, लेकिन अब इनका जो रिजल्टेंट है R वो <2 होगा, लेकिन आपके पास अपोजिट 2 फोर्स होगा क्योंकि तीसरा फोर्स 2 है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, राइट। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। 3 forces F1, F2 and F3 together keep a body in equilibrium. ओके, इक्विलिब्रियम में रखा है इन्होंने बॉडी को। If F1 = 3 Newton along the positive x-axis, F2 along 4 Newton along the positive y-axis, then the third force। देखो सेम ऐसे क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा। ये आपके पास 3 न्यूटन था और ये आपके पास 4 न्यूटन है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये रहा ना, F12 वेक्टर कितना है, 3i कैप + 4j कैप। तो F3 इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब F3 + F12 वेक्टर शुड बी, इसका मतलब F3 वेक्टर क्या होगा, -F12 वेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब F3 वेक्टर = -3i कैप और +4j कैप होना चाहिए। मेरी बात क्लियर। इसका रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, F3 का रिजल्टेंट हो जाएगा -3 का स्क्वायर और +-4 के स्क्वायर का रूट। तो कितना आ गया, 5 न्यूटन होगा। और उसके बाद उसने डायरेक्शन पूछी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये फोर्स होगा, एक एंगल अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा किसके साथ, x के साथ, तो tan अल्फा क्या होगा, x वाला कंपोनेंट y वाला बाय x वाला। तो अल्फा क्या है, tan इनवर्स 4/3। और अगर बीटा देखेंगे वो उल्टा हो जाएगा, वो क्या होगा, tan इनवर्स 3/। तो या तो tan इनवर्स 4/3 होगा या tan इनवर्स 3/4 होगा। मेरी बात क्लियर। तो इस तरह से इसका क्या रिजल्ट हुआ, 5 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 3/4 विद नेगेटिव y एक्सिस, ये सही है। ओके, नेगेटिव x के साथ tan इनवर्स 4/3 और नेगेटिव y के साथ 3/4, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय ए रॉप ऑफ मास m। इफ द फोर्स P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block। देखो
ये आपके पास m मास का कोई ब्लॉक है, यहां पर कोई रॉड थी और उस रॉड पर कोई p फोर्स लग रहा है जिसका मास m था। आपको यहां टेंशन पूछी है उसने, तो इसका एक्सेलरेशन a है, तो आप a को क्या लिखोगे, नेट फोर्स बाय नेट मास ना। और इस पॉइंट पर टेंशन को क्या लिखेंगे, एम ए लिखेंगे, क्योंकि ये किसका पुलिंग है, इस एम का। ये किसका पुलिंग था, दोनों का। तो आप लिख सकते हैं एम पी बाय एम प्लस एम आ जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। टू मासेस m1 एंड m2, टू मासेस m1 एंड m2 are tied to a string passing over a frictionless pulley. If lift is accelerated downward with an acceleration a equal to g by 4, then the tension in cable supporting the pulley is। देखिए पुली को जो सपोर्ट कर रही है उसके अंदर हम टेंशन चेक करेंगे। देखिए ये आपके पास कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक पुली सिस्टम लगा हुआ है जिसमें दो मास हैं। एक मास आपके पास है m2, दूसरा मास आपके पास है m1, और ये सिस्टम नीचे को जा रहा है a इक्वल टू जी बाय 4 से। आप कह सकते हैं कि यहां पर ये ज्यादा है तो नीचे जाएगा और ये a0 से ऊपर जाएगा। आप इस केस में कह सकते हैं ना, डायरेक्ट बताऊंगा मैं इसको, m2 g माइनस ए और यहां m1 g माइनस। आपको पता है ना इसमें टेंशन T होती है ये, और इस T की वैल्यू आपने पढ़ी है, कॉपी खोलकर देखना, 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g माइनस ए की वैल्यू आपके पास g बाय 4 है, तो क्या आ गया 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस जी बाय 4। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 3g बाय 4 से कैंसिल हो गया, तो 3m1 m2 बाय g इंटू 2m1 प्लस। अब इसने स्पोर्टिंग की बात की है, यहां पर जो यहां स्पोर्टिंग फोर्स है वो F थ्रस्ट है, और F थ्रस्ट को आप क्या लिखोगे, 2T लिखेंगे, और 2T का मतलब इसका डबल कितना हो जाएगा, 3m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा, G हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, नेट थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, body show in figure is accelerating downward with acceleration 2 meter per second square. The tension in the string is। काफी सिंपल है, ये ब्लॉक है, ये इसमें टेंशन T पूछी है, नीचे को क्या होगा, mg का साइन कंपोनेंट होगा और साइन 30 से, ये नीचे को एक्सेलरेट हो रहा है A से, तो आप क्या लिखोगे, ma इक्वल टू एम जी साइन 37 माइनस टी ना, तो टी आपके पास क्या हो गया, एम जी साइन 37 3g बाई 5 और माइनस ए। वैल्यू रख लीजिए, ये 12 है, g को आप 10 ले लीजिए, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 बाई 5 माइनस एक्सेलरेशन दिया है 2, तो ये 48 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 6 बाई जी बाई 6 इन डाउनवर्ड। कल ही अपन ने एक क्वेश्चन किया था, पार्ट किया था ऐसा, कि इस पर नीचे को एक्सेलरेशन है, वो कह ये 2m है, ये m है, ये एक्सेलरेशन g बाई 6। देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। आप कह सकते हैं इसका क्या होगा, 2mg साइन 30 होगा, और इसका क्या होगा, mg साइन थीटा होगा। एक्सेलरेशन ये है, टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। क्लियर ना, यहां जितनी भी टेंशन लगेगी वो क्या करेगी, ये टेंशन इसको कैंसिल, ये इसको। आप सीधा एक्सेलरेशन देखो, ये नीचे को है और यहां तक एक्सेलरेशन के अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, नेट फोर्स।
नेट फोर्स क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में माइनस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बाय नेट मास। mm कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आया, a की वैल्यू क्या है, ये 3 इंटू mm कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया इंटू g बाय 6 इक्वल टू 2g इंटू 1/2 माइनस g इंटू साइन थीटा। ये जी भी कैंसिल आ जाएगा, ये 1/2 बचेगा आपके पास। क्या आया आपके पास, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस 1/2। तो साइन थीटा आपके पास 1/2 आ गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन क्या है, देखिए 8th क्वेश्चन में आपको 2 ब्लॉक दे रखे, इस पर कोई फोर्स लगा है 6 न्यूटन, ये आपके पास 7 kg है, ये आपके पास 5 kg है। वो कह रहा है कि आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट विद ईच अदर ऑन ए स्मूथ सरफेस, इफ द फोर्स इज 6 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन हेवियर मास, द फोर्स ऑन द लाइटर मास। देखो लाइटर मास पर फोर्स पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट फोर्स बाय नेट मास हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 5/2 कितना हो गया, 2.5 न्यूटन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कल करेंगे इसकी बाकी की सीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखिए, आपको ये 2 ब्लॉक दिए हैं। ओके, इस ब्लॉक पर ऊपर को फोर्स F है, ये 2 kg का है, ये 4 kg का है। उसने कहा है कि ए फोर्स F अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग, अपर स्ट्रिंग, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द टेंशन T एंड T डैश। T तो यही है, T का मतलब F ही पता करना है और T डैश पता करना। आप पूरे सिस्टम की बात करें तो नीचे को 40 न्यूटन, इधर नीचे को क्या है 20 न्यूटन, और सिस्टम जा किधर रहा है, ऊपर को। पूरे सिस्टम में टेंशन कैंसिल कर देगी, तो आप कह सकते हैं नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स F माइनस अपोजिट 60। ए की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो गया 12 प्लस 60 इक्वल टू 72। ये आपके पास 72 न्यूटन आ गया। अगर जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो वो 70 से थोड़ा कम हो जाएगा, 71 के आसपास, 71 के आसपास आ जाएगा। ओके, 70.8 दिख रहा है मेरे को। अगर मैं टी डैश की बात करूं तो यहां से देखें तो क्या लिख सकते हो, 4a इक्वल टू टी डैश माइनस 40, तो टी डैश इक्वल टू क्या हो गया, ये 8 प्लस 40 मतलब 48, 9.8 होने पर ये 47 आ जाएगा समथिंग। ओके, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल अगले सीट इसकी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।